वेलकम है डियर आप लोगों के हमारे इस क्लास में। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का। ठीक है, 4.4 देखेंगे क्योंकि 4.3 कट चुका है। कटने को तो पेज नंबर 85 से लेकर 97 तक पूरा पेज को ही हटा दिया एनसीईआरटी से। ठीक है ना। और इसमें एक नियम है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की जो विधि है। देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ होती हैं। एक होता है श्रीधराचार्य विधि, एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि। ठीक है, एक होता है मध्य पद को तोड़कर। तो मध्य पद को तोड़कर पढ़ना है, श्रीधराचार्य विधि पढ़नी है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की जो विधि है उसको हटा दिया गया है। तो डियर ये जो 4.3 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं है कि केवल पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से ही लगे। श्रीधराचार्य विधि एक ऐसी विधि होती है जो सभी क्वेश्चनों को लगाने के लिए सक्षम होती है, पर्याप्त होती है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को हम बताएंगे। अगर आप कमेंट करोगे कि ये सब क्वेश्चन को आप समझा दीजिए तो हम इन सभी क्वेश्चन को भी समझाएंगे। हालांकि ये पेज नंबर जो दिया था उस पेज के हिसाब से कट चुका है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि पर ही लगे। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ चुके होंगे। हमारी बात पूरी कहने का मतलब ये है कि 85 नंबर तक के पेज से लेकर 97 तक के पेज को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। आप क्रोम पे जाओगे, यूपीएमएसपी पे सीधे आप क्या करोगे, एक बुक डाउनलोड कर सकते हो। बुक डाउनलोड कर सकते हो या फिर सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो कि इतने पेज को हटा दिया गया है और उस पेज में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको भी वो पेज के तहत हटा दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि इन सबको पूर्ण वर्ग विधि से आप ज़रूरी नहीं है कि हल करो, अन्य मेथड भी होते हैं हल करने के लिए, तो हल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आने की, ठीक है ना, चांसेस बनते हैं। तो अगर आप कमेंट करोगे तो हम ज़रूर इसको बताएंगे। तब तक हम चलते हैं, जो सिलेबस में दिया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 4.4, ठीक है, 4.4 को समझने से पहले पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे क्या है ना कि ये जो होता है ये विविक्तकर का फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d/2a। ठीक है, ये जो a b और ठीक है, और d बराबर पहले होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये ABC है क्या, ABC है क्या, जैसे अगर कोई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, बराबर अगर 0 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x का जो गुणांक होता है उसको b बोलते हैं, जो बचता है उस कांस्टेंट उसको हम लोग c बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो डियर इसको हम लोग विविक्त कर बोलते हैं। और आपको करना क्या है कि जैसे कोई द्विघात समीकरण ऐसे दे देता है, ऐसा करके दे दिया, मान लो सिंपल से बात है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसे मान लो दे दिया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, 6 है। आपको क्या करना है, इसमें भर देना है और इसमें भरने के बाद d की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, और d की वैल्यू निकालनी है। तो पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बताया, जाके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया कि d की वैल्यू क्या हो, d की वैल्यू जब 0 से बड़ा हो, d की वैल्यू जब 0 से छोटा हो, d की वैल्यू जब 0 के बराबर हो। तो ये 3 केसेस बताए थे। 0 से बड़ा वाले केस में 2 केसेस बनते हैं। एक होता है जब d का मान क्या हो, वो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। और एक केस बताया था पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर न हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, पूर्ण वर्ग के केस में अगर d का मान पूर्ण वर्ग आता है तो उस केस में जो मूल होते हैं ना, जो मूल होते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती है। जब पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं तो इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या आती है। जब d का मान 0 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में मूल काल्पनिक मिलते हैं, और जब d का मान 0 के बराबर होता है तो उस केस में मूल समान मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हमने पिछले वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से एकदम समझाए थे। आप पीछे जाके देख सकते हो। ठीक है ना, एकदम आराम से। तो डियर यहाँ पे क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। जैसे हम यहाँ पे समझते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब बोला है क्या क्वेश्चन में कि मूलों की प्रकृति बतानी है, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। वाह क्या मजा है। बोला है मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर अस्तित्व में है, अगर मूल अस्तित्व में है तो उनके मूलों को भी ज्ञात कीजिए, छोड़िए मत, जरूर है, ज्ञात करिए। ठीक है ना। तो डियर मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के पास जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हमें क्या करिए, d की वैल्यू बताइए, क्या d का मान निकल रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, या 0 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2 है ना,
चलो ठीक है, आप इसमें आराम आराम से वैल्यू को भरो ताकि इसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है 2 है, बी की वैल्यू क्या है -3 है। चलो लिखना चाहते हो, चलो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू लिख लो, ए बराबर 2, बी की वैल्यू कितनी है, बी बराबर माइनस, अच्छे से लिखें कोई बात नहीं, अच्छे से लिख देते हैं। चलो ये 2x² -3x + 15 = 0। 15 नहीं है डियर, 5 है। गलती करोगे, ऐसे गलती होगी, ठीक है। ओ फिर गलत हो गया, कोई बात नहीं, फिर से एक बार सही से लिख लेते हैं, ठीक है। रात का टाइम है डियर, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के सो लें, लेकिन ज़रूरी है ना, आप लोगों का सिलेबस पूरा मतलब हो चुका है, लेकिन रिवीजन भी तो कराना ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए बराबर 2, बी = -3, सी = 5। ओके, अब तो आराम से इसका डी निकालो जल्दी जल्दी। अब देखो डी बराबर होता है कितना है, डी बराबर होता है, बोलोगे b² - 4ac, बहुत तेज हो गए हो आप लोग। भर दो b की वैल्यू, -3 का स्क्वायर कर लोगे, -4 कर लोगे। a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 5, रख दो। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा 5 चौक का 20 और 20 दूना के 40। वाह क्या मस्त मान आ रहे हैं। देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है, लो डी की वैल्यू तो नेगेटिव आने लगी ना, 31 माइनस में। जब डी की वैल्यू 0 से छोटा है, जब डी की वैल्यू 0 से छोटा है तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि इसके जो मूल है ना वो काल्पनिक है, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक है, और जब काल्पनिक होगी तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। बात समझ आ रही है। चलिए हम लोग आंसर भी चेक करके इसको हम लोग एकदम सटीक देख लेते हैं। तो आंसर चेक कर लेते हैं। ये तो लिखा हुआ पूरा मिट गया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। पीछे वीडियो करके एक बार आराम से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। आंसर देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन का मूलों का अस्तित्व नहीं आना चाहिए, तभी हम लोग सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। 4.4 आजा बच्ची, खुल जा, कहाँ गया 4.4, खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी से। 4.4 का पहला देखो, वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। कितना मस्त आंसर आया हम लोग का। वास्तविक मूल नहीं आएंगे, काल्पनिक मूल आएंगे जब, ठीक है ना। जब काल्पनिक मूल आएंगे तो यही लिखेगा कि वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि मूल काल्पनिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं डियर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3x, इसको भी सही से लिखे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। इसको भी सही से लिखे, यहाँ पे होगा क्या 3x² -4 रूट में 3x + 4 = 0, ठीक है। अब इसमें a = लिख दो 3, b = लिख दो -4 रूट में 3 और c = लिख दो 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करोगे, d बराबर यहाँ पे फार्मूला बना लो, d बराबर होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -4 रूट में 3 का होल स्क्वायर कर दो, फिर -4 गुणे a की वैल्यू 3 और गुणे c की वैल्यू 4। बस अगर आपको अक्षर नहीं समझ में आ रहा है ना कि हम लिखे क्या है, तो हम बोल तो रहे हैं ना, आवाज़ को सुन के समझ लीजिएगा कि हाँ यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बना लेते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे क्या है डियर, इसको आप पूरा हल करोगे तो 4 चौक के 16 या 48 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो d = कितना हो जाएगा -48, और फिर ये 4 चौक का 16 और 16 का 16 32, 16 या 48। वाह क्या मस्त मस्त मिला है। d = 0, जब d का मान 0 होगा तो फिर क्या कहोगे, जब d की वैल्यू 0 है तो मूल समान होगी। प्रकृति में क्या लिखोगे कि यह तो मूल समान है। और आप लोग ध्यान रखना, मूल काल्पनिक तभी मिलते हैं जब d के मान क्या होते हैं 0 से छोटा। बाकी 0 से बड़ा के केस में और 0 के बराबर के केस में, हर एक केस में मूल वास्तविक होते हैं। बात ध्यान रखना, मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर है तो मूल समान होंगे और समान मूल वास्तविक होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो प्राकृतिक में क्या लिखोगे, प्रकृति में क्या लिखोगे कि मूल समान है और साथ साथ वास्तविक भी हैं, ठीक है। लिख लेना, समय नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, ठीक है, टाइम नहीं है, यहाँ पे जगह भी नहीं है, तो आप लोग आराम से लिख लेना। यहाँ पे लिखना है ऐसा प्रकृति, फिर ऐसा तीर का निशान दिखा लेना, फिर उसके बाद लिखना कि मूलों की प्रकृति यहाँ पे क्या है, वास्तविक और समान, ठीक है। अब ये भी तो बोला था ना कि अगर इसके मूल वास्तविक है, अगर मूल का अस्तित्व है तो मूलों को भी ज्ञात करिए। चलिए कोई बात नहीं, मूल को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो इतनी चीज़ों को हम डिलीट करते हैं, आप लोग खुद से समझिएगा, बस मुझको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। मिटा देते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। ये d बराबर मेरा क्या आया था, 0 आया था। x = फार्मूला होता है -b + रूट में d/2a। वाह, -b की वैल्यू कितनी है 4। देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू खुद माइनस में है ना, देखो, और पहले से माइनस लगा हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है 0/2a। ए की वैल्यू क्या है बच्चे 3। तो आंसर आ जाएगा आपका x = कितना आ गया बता दो मुझे, काट दो जल्दी जल्दी काटो। ये 2 दूना के 4, ठीक है, तो ये 2 से कट जाएगा 2। 1√3 से मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो। x की वैल्यू मिल गई 2√3/3, ठीक है। अब बोलोगे कि एक ही मान आया है तो द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण होता है तो 2 मान आने चाहिए, कोई बात नहीं, एक बार +0 ले लो, एक बार -0 ले लो, ठीक है। +0 लोगे तब भी यही मिलेगा, -0 लोगे तब भी यही मिलेगा। द्विघात समीकरण के 2 मान मिलते हैं, मूल समान है इसलिए एक आंसर आया है। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कौन सा, ये इसको क्या बोलोगे? मूल एक वास्तविक है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, तो मूल क्या होंगे, अपरिमेय होगा, ठीक है। वास्तविक है और अपरिमेय है, लिख लेना, ठीक है आप लोग। और यहाँ पे प्रकृति तो बता ही दिए थे आपको क्या लिखनी है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, चौथा 4.4 का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, 4.4 का दूसरा, 4.4 का दूसरा देखना जरा ध्यान से। 2/√3। ओ गलती हुआ क्या कहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सोचोगे कि हमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, गलत नहीं है। देखो जी, यहाँ पे नीचे 3 आया था ना, ये देखो एक बार √3 है और 3 के अंदर 2 बार √3 होता है, एक बार से एक बार कट जाएगा बेटा, ठीक है। एक मिनट समझा रहे हैं, ठीक है। एक ये कट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 2/√3। ऊपर √3 है, नीचे 3 है, 3 का मतलब होता है 2 बार √3, एक से कट जाएगा, ये 3/√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। एक मिनट इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4.4 है ना। चलो जल्दी जल्दी रिवीजन करना है हमको। 4.4 लो आ गया। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके, ठीक है, उसके 2 बराबर मूल हो। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। डियर पहले से बोला है क्या कि के का मान निकालना है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2x² + kx + 3, ठीक है। इसमें क्या है, बराबर 0 दिया है। अब बोला है के का मान ज्ञात कीजिए दोनों मूल बराबर हों इन केस में। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब यहाँ पे क्या है कि अगर मूल बोला है कि के का मान ज्ञात कीजिए और उस केस में ज्ञात करना है जब इनके मूल क्या हो, बराबर हो। तो पहले से बोल दिया है कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, जब मूल बराबर हो। जब मूल बराबर हो तो हमको डी बराबर क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया कि के का मान निकालना है और उस कंडीशन में जब मूल बराबर हो। तो बराबर के केस में डी का मान 0 ले लोगे और के का मान निकालना है, कोई बात नहीं। डी बराबर फार्मूला होता है b²। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, के है, तो यहाँ पे के का स्क्वायर लिख दो। -4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा धीरे कर लो, एक, ठीक है, 0.75 कर लो, ठीक है ना। इस हिसाब से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आ रहा है वो 3-4 करके देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये के स्क्वायर = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखना सही लिखा हूँ ना, 4 दूना के 8 और 8 3 के 24, ठीक है। तो यहाँ पर 24 लिख देते हैं और यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से देखना के की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ये हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके आगे प्लस और माइनस लगा देना, ठीक है, प्लस और माइनस लगा देना। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं आया। 4.4 का दूसरा, 4.4 का दूसरा आया है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना, देखना दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है, देखो जरा यहाँ पे ये है, ठीक है, यही देखो हमारा भी आया है। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लगाओगे। वो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है कि क्वेश्चन में बोला है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने हो और उसका क्षेत्रफल 800। चलो देखते हैं क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो यहाँ पे मान लेते हैं चौड़ाई x और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई को 2x मान लो।
तो बोला क्या ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुना हो और उसका क्षेत्रफल एरिया इज इक्वल टू कितना बोला है 800 मीटर स्क्वायर। चलो, तो लंबाई को यदि x मानना है, चौड़ाई को 2x मानना है, क्योंकि भाई साहब बोला है क्वेश्चन में कि अगर लंबाई जो है ना, नहीं चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी माननी है 2x माननी है। तो क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई x और लंबाई 2x हो और उसका क्षेत्रफल जो है ना इतना होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो x गुणे लंबाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x इज इक्वल टू 800। आप लोग पेपर में ऐसे मत लगाइएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखिएगा। माना लंबाई इज इक्वल, माना चौड़ाई इज इक्वल टू x, फिर लंबाई इज इक्वल टू 2x, फिर एरिया इज इक्वल टू इतना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का गुणनफल 800 के बराबर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इधर बुलाओगे आओ बच्ची आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 गुणे 20 करोगे तो आ जाएगा, तो प्लस माइनस 20। सही है, बना सकते हो आप लोग, आंसर ठीक है आ गया। अगर x की वैल्यू शुद्ध रूप से आ रही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। x का मान अगर, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा नहीं निकल पाता x का मान निकालने में दिक्कत होती तो हम विविक्तकर बाबा के पास पहुंचते और d की वैल्यू वो बताते कि चलो d का मान से देख लो, अगर d का मान 0 से छोटा आता तो फिर बोल देते कि मूल काल्पनिक है, और जब मूल काल्पनिक होता तो बोल देते कि नहीं ऐसा बनाना संभव नहीं है। लेकिन उनके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग इतना तेज़ हो गए हैं कि हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल ले रहे हैं ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोला है अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 4.4 का तीसरा क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, संभव है नहीं संभव है। ठीक है, आया तो है। अगर x की वैल्यू 20 आई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा करोगे 4। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर लंबाई, अगर ये x बराबर 20 आया तो लंबाई x माने हो तो ये भी 20 होगा, सॉरी चौड़ाई x बराबर 20 आया तो चौड़ाई भी 20 होगी, लंबाई 2 से गुणा कर दोगे तो 40 हो जाएगी। और ये भी आया है देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि क्या निम्नलिखित स्थितियाँ संभव है, तो यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। मान लेते हैं कि एक की आयु x है तो दूसरे की आयु कितनी होगी 20 माइनस x होगी। बिल्कुल सही, ये सब आपको खुद लिखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर आगे जाके बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो 4 साल पहले की, अगर बताओ ये वर्तमान आयु आप माने हो x वर्ष की, तो 4 साल पहले की आयु कितनी होगी इतनी, और इसके 4 साल पहले की आयु कितनी हो जाएगी, बस इसमें से 4 घटा दो तो 20 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 माइनस x। बोला है दोनों का गुणनफल कितने वर्ष के बराबर है, 48 वर्ष के बराबर है। लो 48 वर्ष के बराबर कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब बस गुणा कर दो, ये 16x माइनस इसका गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 16 चौक के 64 माइनस 64, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। यहाँ पे विविक्तकर बाबा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये सभी को उधर भेज दो ठीक है ना। ये देखो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4x उधर जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, 48 उधर रहेगा ही। ठीक है, और नहीं अभी एक काम करते हैं, 16x और प्लस 4x कुल मिला के 20x उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस 20x, और ये 64 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 64 2, ये 10 और 11 हो जाएगा 112। 112 उधर जाएंगे तो, क्योंकि ठीक है प्लस 112 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा क्या इनके मतलब d की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से d का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर d का मान जैसा भी आता है, अगर d का मान ध्यान रहे 0 से छोटा नहीं आना चाहिए। अगर 0 से छोटा आ गया ना तो बोल देना कि ऐसी स्थितियाँ संभव नहीं है। फिर अगर स्थितियाँ संभव नहीं होगी तो फिर आयु आप नहीं निकाल पाओगे, तो लिख देना आयु नहीं निकाल पाएंगे या स्थितियाँ संभव नहीं। d का मान 0 से बढ़ा गया तो उस केस में आप निकाल सकते हो आयु। d का मान बढ़ा गया तो फिर वहाँ से आप लोगों को क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में d/2a कर लेना है, और यहाँ से x के दोनों मान निकल के आ जाएंगे। ठीक है,
ठीक है ना। चलिए तो आप लोग थोड़ा सा चलिए अच्छा बता ही देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, कर लेना आप लोग। तो ये 5वां क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। अगर डाउट होगा तो फिर बताना, हम फिर बता देंगे वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में बता देंगे आपको। कमेंट जरूर करना डियर। वीडियो को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, जो मन कर रहा है वो कर दो, लेकिन जल्दी से जल्दी कर दो। ठीक है ना, और शेयर भी कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड हमारा होगा ये समांतर श्रेणी। ठीक है, ओके डियर, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।